हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 3 वीडियो आ चुके हैं। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। 2011 वाले पेपर के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, 2012 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ। ये जो पेपर है ये 2013 वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर 2 के लिए एसएसटी के मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग यदि पेपर 2 भी देने वाले हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प दिया गया है चार्ल्स डार्विन, दूसरा विकल्प है ग्रेगोर मेंडल, तीसरा विकल्प है जॉर्ज मिस्ट्रल और चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जो ये वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, और जॉर्ज मिस्ट्रल ये वेल्क्रो के आविष्कारक हैं। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है, और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। तो रजत जो है वह मलेरिया से पीड़ित है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है, और इसका जो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल-बिरूनी कौन था? पहला विकल्प है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा है अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और चौथा है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो अलबरूनी जो था वह एक यात्री था, और कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। उसकी जो किताब है, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला विकल्प है हर रंग में देख सकते हैं, दूसरा है केवल काली और सफेद ही देखते हैं, तीसरा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं, और चौथा है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो कुछ जानवर रात में सक्रिय होते हैं, इन्हें निशाचर कहा जाता है। अब जो रात में जागते हैं ये हर चीज को केवल काली और सफेद ही देखते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है।
तो हाथियों से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, घुमा फिरा कर पूछा गया। अब इसमें कथन बताने हैं जो सत्य हैं। तो हाथी के झुंड में, हाथियों का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 या उससे अधिक भी मादा हाथी और बच्चे होते हैं, यानी कि हथनियां और केवल बच्चे ही होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता, क्योंकि जब वे 14-15 वर्ष के हो जाते हैं तो वे झुंड को त्याग देते हैं। और एक जो वयस्क हाथी होता है एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियां खा सकता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। हाथी ज्यादा आराम नहीं करते, दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। और हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि कीचड़ से उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये कुछ कथन है हाथियों के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें जो सत्य कथन है वह कौन से होंगे? पहला लिखा है कि हाथियों की झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये सही है। हाथियों की झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते, अन्य परिवारों के सदस्य भी होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। तो ए और सी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं? पहला है परागकोश, दूसरा है पराग, तीसरा है मूलांकुर और चौथा है वर्तिकाग्र। तो फूल जो होते हैं पौधे की प्रजनन इकाई है, या यौन प्रजनन के लिए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें पराग कहते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। पराग कोष क्या है? तो ये पराग कण का निर्माण करते हैं, पराग कोष। मूलांकुर क्या होते हैं? यह पौधे के भ्रूण का हिस्सा है जो एक जड़ में विकसित होता है। और वर्तिकाग्र क्या है? फूल के मादा भाग के शीर्ष पर स्त्री केसर, जहां पराग कण अंकुरित होते हैं। तो ये सब भी आपको याद रखना है, इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने पीने की कौन सी वस्तुएं यानी कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? पहला है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी और चौथा है पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर जो खाने पीने की चीजें मिलेंगी वह क्या होंगी? ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं ये कहाँ के व्यंजन हैं ये भी जान लीजिए। छोले भटूरे और लस्सी ये आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। इडली चटनी और वड़ा चटनी ये कहाँ मिलेगा? ये दक्षिण भारत के तटीय राज्य में। और पूरी साग तथा ठंडा दूध ये काठियावाड़ स्टेशन पर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो काठियावाड़ है वो भी गुजरात में ही है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? पहला है उड़ सकते हैं, दूसरा है पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, तीसरा है पक्षियों की आंख छोटी होती है और चौथा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनकी आंखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती, इसीलिए ये अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला है चावल चीनी आंवला, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, तीसरा है गुड़ नींबू मटर और चौथा है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़। तो यदि किसी व्यक्ति के खून
तो यदि किसी व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो आयरन से भरपूर हो। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इन चीज़ों का सेवन उसे करना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तीसरा है कच्चा कच्ची अध्ययन को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अवसरों की समानता, अनुभवों की गुणवत्ता, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संचालित किया गया। एनसीएफ दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण मुख्य रूप से कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जो ईवीएस है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ईवीएस शिक्षण का कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है वह सही हो जाएगा, कक्षा कच्ची अध्ययन को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसके अलावा एनसीएफ द्वारा सुझाए गए ईवीएस शिक्षण के अन्य उद्देश्य क्या हैं? बच्चों को उनके पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाना, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये सभी उद्देश्य हैं, ये भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला विकल्प है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा है इसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और चौथा है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करके बच्चों को अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने पर केंद्रित करता है। इसके अलावा जो पर्यावरण अध्ययन है यह बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह बच्चों को उनके अधिगम और सोच को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह रटने को हतोत्साहित करेगा और पाठ्यक्रम बोझ की समस्या का समाधान करेगा। तो इसीलिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है पर्यावरण अध्ययन को। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। और चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसमें पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नित्य और एक रस विषय वस्तुओं में बदलाव करना नहीं है, बल्कि विषय में रुचि का विकास करना,
शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये सभी उद्देश्य हैं। लेकिन दूसरा विकल्प उद्देश्य नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? पहला है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। दूसरा है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और चौथा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसमें पूछा गया है कि पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये गलत है और यही गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की अच्छी पाठ्यचर्या बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए, इसका भी अर्थ समझ लीजिए। बच्चे के लिए सही, इसका अर्थ क्या है कि ईवीएस शिक्षा सभी बच्चों के लिए समझने योग्य होने चाहिए। जीवन के लिए सही, इसका अर्थ क्या है कि ईवीएस शिक्षा बच्चों के तात्कालिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। और विषय के लिए सही, इसका अर्थ है कि ईवीएस शिक्षा पर्यावरण के हर महत्वपूर्ण पहलू से निपटते हुए होनी चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण को परिचित कराना चाहती हैं। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। दूसरा है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। तीसरा है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और चौथा है, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो इसमें पूछा गया है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एनसीईआरटी कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पहला विकल्प है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और चौथा है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो ईवीएस पाठ्यपुस्तक प्रभावी अधिगम की सुविधा के लिए ईवीएस के शिक्षण अधिगम में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यह सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों में ज्ञान के निर्माण का समर्थन करता है। अब इसमें पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है कि हम क्या समझे। और यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का मिश्रण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। क्या व्यवस्था करता है? श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है।
तीसरा है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो इस प्रश्न में आपका जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये करके सीखने पर बल दे रहा है और जो करके सीखा जाता है वह ज्ञान स्थायी होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। पहला है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। तीसरा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। और चौथा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाया जा रहा है और गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो इसमें जो प्रभावी गतिविधि नहीं है वह बताना है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ऐसी घटना को देखने और अनुभव करने के लिए किया जाता है जिसे कक्षा की 4 दीवारों के भीतर नहीं देखा जा सकता। तो ऐसी गतिविधियों को कराने के लिए या ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है जिसे कक्षा के भीतर नहीं किया जा सकता। अब इसमें हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाना है तो इसे कक्षा के भीतर भी पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रभावी गतिविधि नहीं है वह बताना है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना प्रभावी गतिविधि नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य पहला विकल्प है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो करके देखो एक खंड शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बच्चे करके देखेंगे तो वो ज्ञान उनका स्थायी होगा, खुद परिणाम प्राप्त करेंगे और हस्तपरक अनुभव उन्हें प्राप्त होंगे। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसीलिए एक खंड शामिल किया गया है करके देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्तकार यानी कि जो कार्य करने के लिए दिया जाता है बच्चों को। पहला विकल्प है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। दूसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। जो क्षेत्र भ्रमण होता है अधिगम के एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो अधिगम प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान पर ले जाना शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है जहां वे वास्तविक परिस्थितियों से जुड़कर ज्ञान अर्जित करते हैं।
जिन जानवरों को वे चित्रों में देखा करते थे वो उन्हें वास्तविकता में देख रहे हैं, यानी कि सक्रिय भागीदारता उनकी शामिल है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। और चौथा है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। तो जो उद्देश्य हैं, पहला विकल्प लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए, ये सही है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, ये गलत है। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रटने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। दूसरा है, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और चौथा है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। अब जो सबसे अधिक प्रभावी है वह हमें बताना है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है, छात्रों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसमें जो छात्र हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी उनकी शामिल होगी इसमें, और वे स्वयं जानकारी को एकत्र करेंगे, उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेंगे। तो ये सबसे अच्छा है, सबसे प्रभावी है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। पहला है, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा है, शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा है, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। और चौथा है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो रचनात्मक आकलन क्या है कि यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित करता है। अब इसमें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल नहीं है। तो चौथा विकल्प ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि शामिल नहीं है। तो चौथा विकल्प इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्या क्रियाकलाप है? खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन कौन से हैं? खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे जो वन है वो नष्ट हो रही है, पहला इसमें शामिल है। बांधों का निर्माण, जो बांध है उनका निर्माण किया जा रहा है, तो जो आसपास की जगह होती है जहां बांध का निर्माण करना है वहां के पेड़ काट दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठी करना, ये इसमें नहीं होगा क्योंकि इससे वनों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बांस से टोकरी बुनना, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि वनों के विनाश के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, जो पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनसे पत्तल बनाना, तो ये भी वनों के विनाश का कारण नहीं है। इसमें जो कारण है वह हमें बताने थे, तो ए और बी इसमें शामिल है। ए और बी यानी कि दूसरा विकल्प लिखा हुआ है, ए और बी दोनों, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कल की वीडियो में भी कांसे से संबंधित प्रश्न आया था और मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है।
चलिए पढ़ लेते हैं। कांसे से संबंधित जो सत्य कथन है वह बताने हैं। लिखा है कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और चौथा है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो जो कांसा होता है ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है, यानी तांबा और टिन को पिघलाकर कांसा तैयार किया जाता है। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ये गलत है, क्योंकि ये मिश्र धातु है। दो धातुओं को पिघला कर ये बनाई जाती है। तो ए इसमें गलत हो गया। बी सही है कि कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बी सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। गोलकुंडा के किले में जो तोप रखी हुई है वो कांसे से ही बनी है, तो ये भी सही हो गया। और डी में लिखा है कि कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो कांसा होता है वह एल्युमिनियम से भारी होता है, तो ये डी गलत हो गया। बी और सी इसमें सही है, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गांधीधाम यानी गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होगी? पहला लिखा है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। और चौथा है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो यहाँ आप मैप में समझ लीजिए कि गांधीधाम यानी गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति है, पहले भोपाल की उसे यात्रा करनी है और फिर हैदराबाद की। तो ये रहा गुजरात, पहले उसे आना है भोपाल, यानी पहले वह पूर्व दिशा में आएगा, फिर उसे आना है हैदराबाद, फिर आएगा वह दक्षिण की ओर। तो इसमें चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ए विकल्प जो लिखा हुआ है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो हमें पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 110 मीटर। 15 सेंटीमीटर दो स्थानों के बीच की दूरी है, तो हम 15 में 110 से कर देंगे गुणा, हमें मिल जाएगा गुणा करने पर 1650 मीटर। अब उत्तर आप देखेंगे कि किलोमीटर में है, क्योंकि जो मैच हो रहा है वह चौथा विकल्प है और वह किलोमीटर में है, तो 1000 से भाग दे देंगे 1.65 किलोमीटर, चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है ये बताना है। पहला है भारत का, दूसरा है तिब्बत का, तीसरा नेपाल और चौथा है म्यांमार का। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पीछे पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चल सके, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपर्युक्त में से चयन कीजिए, यानी कि जो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती हैं उन्हें बताना है। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये सही है। बी में लिखा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ये गलत है। ग्रुप आगे चलेगा और जो ग्रुप लीडर होगा वह पीछे चलेगा, बी इसमें गलत हो गया। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए नहीं कहना है बल्कि उसकी मदद करना है, तो ये भी इसमें गलत हो गया। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, खाने पीने का इंतजाम करना, ये सही है। और रुकने के लिए और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी सही है। ए डी ई इसमें सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प है
वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था जुलाई 2013 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्द ही आपकी NCERT वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी। मैंने पहले नोट्स बनाकर पढ़ाया था और नोट्स फ्री में प्रोवाइड भी करवाया था, इस बार भी मैं करवाऊंगी। क्लास 3rd, 4th और 5th की जो NCERT की EVS की बुक चलती है उसके मैंने नोट्स बनाए हैं और उसी नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।